नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सेकंड पेपर है बी कोड वाला, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन। ये देखिए, सारी कमीशन का जो पैराग्राफ है, ग्राफ है जो दिया गया है 15, 16, 17, 18 और 20 का, इसके हिसाब से ये 5 क्वेश्चन है जो दिए गए हैं। इन क्वेश्चन पे क्या करने हैं, इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, इन पाँचों का आंसर आपको देना है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों की उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना है। तो कितना है, 19.05% है। ये ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं। टाइटल है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको टिक लगाकर दिखा देता हूँ। ये जो सी वाला है ये इसका सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको भी आगे देखने को मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन हैं जो ग्राफ से हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर आ गया। अब ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो कौन से में अंतर है, 2019 में जो है वो अधिकतम अंतर और न्यूनतम अंतर है। अब आगे इसका एक लास्ट चौथा और पांचवा क्वेश्चन 2 बचे हैं। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, टेबल बनी हुई है, इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। आप देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको आगे इसी में बताऊँगा। सारे पेपर की तैयारी मैं आपको कराऊँगा, और भी पेपर हैं मेरे पास, मैं उन सबको आपको दिखा दूँगा। वो कराएं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो है कोई भी इसका वो है अर्जित कमीशन का लगभग प्रतिशत नहीं है। किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में है। तो कौन से में है, 2016 में। अब आगे दूसरा है, दूसरा भी ग्राफ वाला ही है। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस ग्राफ से भी क्या है, 5 क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं। ये ब्रोकर्स हैं, एंजल है, शेर खान है, जीरोधा है, ट्रेडबुल है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इनकी टेबल है। इस टेबल के हिसाब से भी इनके 5 क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत तक कम या ज़्यादा थी। ये वो टेबल देखनी है, उस टेबल के हिसाब से आपको इसका क्या करना है, आंसर देना है। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत तक कम या ज़्यादा थी, कितनी है, 35.3% कम या ज़्यादा थी। अब 7वां क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका जो अनुपात है वो अनुपात निकालना है। उस टेबल को देखकर आप लोगों को क्या करना है, इसका जो अनुपात है वो निकालना। इसका अनुपात कितना होगा, चलिए दोस्तों मैं आपको टिक लगाकर बता देता हूँ। इसका जो अनुपात है 1.02 होगा। 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये लिखिए, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। मतलब सबसे कम कौन सा जो ब्रोकर है उसमें खातों की संख्या कम है। इसका भी मैं आपको टिक लगाकर दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, 8वें की तरफ अभी चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन भी ये देखिए, 8वें वाले का क्या है, किस शेयर ब्रोकर खातों की संख्या महत्तम है, ट्रेडबुल की। तो देखिए, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना है, 57.82%। ये टेबल जो पैराग्राफ दिया गया है, टेबल, उस टेबल के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है उसको, उसके हिसाब से इसके क्वेश्चन के आंसर हैं जो वो देने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है टेबल से, निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है, मतलब कम कौन से महीने में, सितंबर में। अब चलते हैं जीके की तरफ। जीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है पैड में। ये इसका जो होगा तुकाराम। तुकाराम कौन थे, संत शिवाजी के समकालीन थे। अब 12वां क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आप लोग समझ सकते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। मैं आपको टिक लगा के बता देता हूँ, लॉर्ड क्लाइव इसके जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया। लॉर्ड बारेंग हैरिंगटन जो थे वो बंगाल के प्रथम
गवर्नर जनरल थे। गलती से लग गया दोस्तों। 13वां जो क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है पैट में। चरक संहिता कैसे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ये तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पैट में। अब आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसमें क्या है, जिन लोगों ने पहले किया था इसमें दर्शाना है कि पहले किसने किया था, दूसरा किसने किया था। तो ये देखिए, पहले इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसके बाद शेर शाह सूरी था, उसके बाद अकबर ने शासन किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, मतलब सी वाला जो इसका आंसर होगा वो जो होगा वो सही होगा। पहले मैंने आपको बता दिया, चौथा वाला पहला होगा, तीसरा वाला दूसरा होगा, पहला वाला तीसरा होगा और दूसरा वाला चौथा होगा। सबसे लास्ट में अकबर ने शासन किया था। अब आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? मैंने जूम कर लिया, अब आप लोगों को और साफ दिखाई दे रहा होगा। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी जो थे उनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका मैं टिक लगा कर आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। दादा भाई नौरोजी को क्या था? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब 16वां क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ये देखिए 15वां तो मैंने आपको बता दिया है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो कौन थे, उनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 16वां जो क्वेश्चन है वो है सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की लीग शुरू हुई थी? ये भी क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी उसमें बताया था कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे, उनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना, वो लीग की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें दिखाना है कि मुस्लिम लीग की शुरुआत कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो पहला वाला जो है वो ये है, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। अब आप देख सकते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 18वां क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है वो ये है, ये देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो सभी लोग जानते होंगे, करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका पहला वाला जो होगा वो सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो मिलान क्या करना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था, आर्य समाज किसने चलाया था, सत्यशोधक समाज किसने चलाया था। तो इसका जो मिलान है, मैचिंग है, वो नीचे इसके आंसर दिए गए हैं। उन आंसरों से आपको क्या करना होगा, इनका मिलान करना होगा, उसका आंसर देना होगा। इसका आंसर ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो बी वाला है वो सही है, तीसरे वाले का पहला हो जाएगा, और दूसरे वाले का, बी वाले का पहला हो जाएगा, सी वाले का दूसरा हो जाएगा, और डी वाले का 5वां हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको मिलान करके दिखा दे रहा हूँ। ए वाले का तीसरा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राम मोहन राय ने की थी। अब जो बी वाला है, बी वाले का पहला हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था, स्वामी विवेकानंद ने चलाया था। अब तीसरा है जो सी वाला, उसका जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, आर्य समाज किसका था, दयानंद सरस्वती का। और डी वाला है सत्यशोधक समाज, ये दूसरे वाले का कौन सा हो जाएगा, 5वां, ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने क्या किया था, ये मिशन चलाया था। तो ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने सारे आपको ये समझा दिया किस तरीके से आपको क्या करना है, लगाने हैं, किस तरीके से आपको सही करना है। अब आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको इसका आंसर देना है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन एक बार और भी रिपीट हो चुका है, पैट के एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। अब 21वां जो क्वेश्चन है वो 21वें क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव कौन सी दिनांक को होता है, 21 मार्च को होता है। अब 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है ये पढ़ के देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो मैं आपको 22वां पढ़ के, 22वां है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट है, तांबे, जो तांबा होता है उसके लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है, कहाँ, राजस्थान में।
अब 23वां क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का जो प्रस्ताव था किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अभी मैं इस पर टिक लगा कर आप दिखा देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या था, पद का प्रस्ताव दिया गया था। अब 24वां जो क्वेश्चन है, 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। 24वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? इसमें से आपको सही करके बताने हैं कि हिमालय तंत्र की नदियां कौन सी हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको टिक लगा के दिखा दे रहा हूं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको टिक लगा के आपको बता देते हैं। क्लियर वाला क्वेश्चन इसका जो होगा सी वाला। दूसरा और तीसरा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालयी तंत्र की नदियां, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब 25वां क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है, इसका आपको आंसर देना है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जानी ब्याज की दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला वाला, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 26वां जो क्वेश्चन है, 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप देख लें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपको टिक लगा कर अभी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कहाँ पर स्थित है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अब 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी 100 क्वेश्चन की तैयारी मैं इसमें दिखाने वाला हूं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन का पूरी वीडियो मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूं। तो आप स्किप ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन की जानकारी हो सके। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? मतलब किस प्रकार की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं। तो कौन सी होता है, पूंजीवादी। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है उसमें अर्थव्यवस्था के संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं। अब 28वां मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये सभी को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हस्ताक्षरित होता है वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये का नोट आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। अब 28वें के बाद 29वां जो क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? क्वेश्चन को आप समझ लें, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दिखा देता हूं मैं। इसका जो आंसर जाएगा, इसकी जो होगी बढ़ जाएगी। कोषानुपात अगर साख सर्जन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब 29वें का 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इन चारों में से आपको सही आंसर देना है। मैं आपको सही आंसर टिक लगा के बताऊंगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो आपको इसमें से देखना है, पहला है इनमें से कोई नहीं, संघ सूची में, समावर्ती सूची में, राज्य सूची में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 30वें क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? इनमें से किसके अंतर्गत रखी गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 30वें वाले का ये देखिए, मैं आपको सॉरी दोस्तों, इधर आ गया। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अब ये देखिए 30वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य किसमें, स्वच्छता किसमें शामिल है? इनमें से कोई नहीं वाला इसका आंसर जो होगा,
सॉरी दोस्तों, इसका गलत हो गया था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? राजनीति के निर्देशक तत्व, मौलिक तत्व, मूल अधिकार। तो किसके अंतर्गत गई? राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। अब 32वां है फेमा का पूर्ण रूप है, मतलब फेमा की जो डेफिनेशन है वो बतानी है कि फेमा की डेफिनेशन क्या होती है, फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा। तो फेमा का जो पूर्ण रूप होगा, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का जो पूर्ण रूप होगा, फुल फॉर्म जो होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसका सही आंसर आपको टिक लगा दे रहा हूँ। इसका जो हो जाएगा, ये देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसकी जो फेमा की जो फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होती है। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिखाते हैं। 33वां क्वेश्चन दिखाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधित, तैयारी संबंधित सारी की सारी जानकारी मिलती रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से सारी एजुकेशन संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अभी देखिए 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था, वो इसमें आपको बताना है। ये किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब 34वां जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ये जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेद में से बताना है कि आपको इनमें से कौन से जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। 34वां जो क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? इन चारों में से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। 35वां क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन में होते हैं। 36वां जो क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। 36वां जो क्वेश्चन है, यह शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। 36वां क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वें क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 37वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने आ गया। 37वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ये भी है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। 37वां हो गया। अब 38वां क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें 75% क्या होता है? खरे सोने का प्रतिशत होता है। 39वां जो क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संतरे में बहुतायत में होता है। ये तो सभी को जानकारी होगी, संतरा जो होता है खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अब 40वां जो क्वेश्चन है, 40वें क्वेश्चन ये देखिए, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 72/56। तो अब 72 और 72 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको यहाँ देखना है। इसका कितना हो जाएगा? 324 इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसके मापन की इकाई? प्रकाश वर्ष किससे नापते हैं? किसके मापन की इकाई है? हवाई जहाज की 1 वर्ष में निर्बाध प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में निर्बाध में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है ये दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया, ये देखिए 42वां क्वेश्चन है, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 किसके बराबर है? इसमें आपको आंसर देना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये काफ़ी बार रिपीट भी किया जा चुका है, मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये देख सकते हैं, इसको सॉल्व मैंने किया है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए 4 माइनस √15 इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 43वां जो क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? मतलब 30% उसने रेट घटाए तो उसकी जो बिक्री थी वो 20% बढ़ गई। तो कह रहे हैं दुकानदार की आय कितने % बढ़ी या घटी? तो ये 4 क्वेश्चन 4 टिक हैं,
चारों ऑप्शन है, इन चारों में से सही वाला कौन सा हो जाएगा? ये सही वाला, ये देखिए क्या हो जाएगा, 16% इसकी जो आय ही होगी वो घट जाएगी। अब 44वां क्वेश्चन है, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? इसका मतलब है चार खिलाड़ी हैं, उनकी जो औसत उम्र है 18.5 है, तो उनकी औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी? उसकी कोच की उम्र 37 वर्ष हो जाएगी। अब 45वां जो क्वेश्चन है, 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115, 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 प्लस 115 माइनस 885 गुणे 115। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 1000। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 46वां क्वेश्चन आ गया, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा? ये पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार जो होता है वो उसका पर्यायवाची होता है। 47वां क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य में नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला कौन कहलाता है? ये चारों ऑप्शन है, इसमें से क्या कौन हो? मनोहर। मनोहर कौन होता है? मन को हरने वाला होता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये देखिए, गागर में सागर भरना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुत बोलना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बहुत बोलना। इस पर टिक लगा देता हूँ, मैं टिक लगा के बताता हूँ। आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले इस पर टिक लगा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत बोलना, ये मैं बता चुका हूँ। 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्व, इस चारों में से सही वाला कौन सा है वो आपको चूज करना है। महत्वाकांक्षा, ये वह बी वाला जो है इसका जो सही लिखा हुआ है। एकल का विलोम शब्द क्या होता है? एकल का मतलब होता है अकेला, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये आपको इसमें ये आपको आप क्या करना है, इसमें सही टिक लगाना है। एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पर्याप्त। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पर्याप्त। अब चलते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। 51वां जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाते हैं। ये कह रहे हैं, पीटी नेहरू एंजॉयड, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किस चीज़ में आनंद लेते थे, रुचि लेते थे? डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, रेस्टिंग, ट्रेनिंग। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही होगा वो सही आपको इस पर आंसर लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये पहला वाला हो जाएगा इसका, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पीटी नेहरू पॉइंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पीटी नेहरू के स्टेटमेंट पर नज़र डालता है? तो उसका हो जाएगा, साइंस एज ह्यूमैनिटी आर इक्वल ह्यूमैनिटी, ए मैनी साइड्स पर्सनली मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर देना है। 53वां क्वेश्चन है, ए मैनी साइड पर्सनली मीन्स, इसका मतलब होता है ए पर्सन हैविंग वैरायटी वरियड इंटरेस्ट इन, बहुत सारी चीज़ों में रुचि रखता है। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, इसका एंटोनिम्स बताना है। 54 वाला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? इसका होता है ओपेक्यू। ठीक है। अब 55वां क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, इसका सिनोनिम बताना है। क्या होता है? फेमस, प्रसिद्ध का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। मैं आपको टिक लगा कर दिखा दे रहा हूँ। 55वां क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 55वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, फेमस का जो हो जाएगा वो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ये चलिए दोस्तों टिक लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ। 55वां क्वेश्चन है, मैंने पढ़ दिया है। ऑप्शन इसके चार हैं, स्टडी, पॉपुलर, पुअर, आबफुल। इसका जो आंसर है वो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोडक्शन को 55वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा PCBA, ये लिखा जाता है इसी कोड में। ये देखिए, और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और प्रकार लिखा जाए प्रसिद्ध। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, संबंधित शब्द का चयन कीजिए। आप सीख सकते हैं क्या होता है, मैं सिखाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। विज्ञानी क्या होगा? आंसर लगा के दिखाता हूँ, PQJDOBB, इसका हो जाएगा मानव। 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। की ओर इशारा करते हुए निकलने का, मैं उसकी मां के पुत्र हूँ। आगे रीता निकल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये किस प्रकार संबंधित है? रीता जो है वो क्या है? निखिल क्या है? निखिल की रीता कौन है? बुआ।
रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इसका संबंध क्या होगा? बुआ। रीता जो होगी वो निखिल की बुआ होगी। मैं आपको इसमें आंसर लगा कर दिखा देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। फिर चलते हैं 59वें क्वेश्चन की ओर। 59वां जो क्वेश्चन है, टिक लगा देता हूँ पहले मैं। ये देखिए मैंने टिक लगा दी, क्या है ये? बुआ। अब यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या, मतलब उस महीने में सोमवार कितने आएंगे वो इसमें से आपको बताना है। A6, B5, C4, D3। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 जो होंगे वो सोमवार आएंगे। उस शब्द का चयन कीजिए उस समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता हो। पनीर मक्खन का संबंध है, दही का संबंध है, लेकिन तेल का जो संबंध है वो नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तेल वाला हो जाएगा। तेल जो है इन मेल शब्दों से मेल नहीं खाता है। 60वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 61वें क्वेश्चन की ओर। 61वां जो क्वेश्चन है, 61वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 61वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारी ऑनलाइन फॉर्म संबंधित तैयारी की वीडियो और ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित जानकारी की वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। 60 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, अभी 40 क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो आप वीडियो स्किप ना करें। सारे के सारे क्वेश्चन का सही आंसर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। 61वां क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो ये तो सभी को शायद पता होगा। रिलायंस जियो जो है वो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है। 62वां क्वेश्चन है बोल्ड। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गया? बैम्बो ओशियस ऑन लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? 62वां क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। इन चारों में से जो सही आंसर हैं वो सही आंसर आपको बताने हैं। तो मैं आपको टिक लगा कर दिखा दे रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा? बोल्ड जो परियोजना है भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, ये आप देख सकते हैं। मैं टिक लगा दे रहा हूँ, राजस्थान में ये योजना जो है उसका शुरुआत की गई है। अब चलते हैं 63वें क्वेश्चन की ओर। 63वां जो क्वेश्चन है, 63वां क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका मैं बता देता हूँ, घाना। इसका जो पहले मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था वो कौन सा है? घाना। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? कहाँ पर नहीं हुआ है? पटना, रांची, चेन्नई, अगरतला। इनमें से बताना है। तो इसमें कहाँ पर है लाइट हाउस परियोजना, कहाँ पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना में अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अब 65वां जो क्वेश्चन है, 65वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ। 65वां जो क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। सुमित मलिक पर क्या किया गया है? 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कोऑर्डिनेट प्रणाली लागू की गई है? इसके आंसर 4 ऑप्शन दिए गए, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कोऑर्डिनेट प्रणाली लागू की गई है? कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 66वां क्वेश्चन हो गया। 67वां क्वेश्चन है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईएस शुरू किया गया है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसमें क्या किया गया है? यूडीआईएस को क्या किया गया है? 2019-20 में लागू किया गया है। 68वां क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कौन सा हो जाएगा इसका सही? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हो जाएगा। इसका हो जाएगा, ये देखिए, सिरिसा बांदाल कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अब 64, 65 को 68 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 68 के बाद हम चलते हैं 69वां जो क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसमें से आपको सही आंसर देना है कि इसमें किसके लिए शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए।
अब 70वां क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? मतलब आप समझ रहे हैं, नेपाल जो है देश, उसकी सीमा को कितने भारत के राज्य जो हैं वो छूते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। ये देखिए कितने राज्य छूते हैं, 5 राज्यों की सीमा है वो नेपाल की सीमा को छूती है। अब 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका जो है उसकी राजधानी कौन सी है, ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सान जोस। कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो कौन सी है? सान जोस। 71 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 72वें क्वेश्चन की ओर। 72वां जो क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये तो सभी जानते होंगे, विराट कोहली इस समय सबसे फेमस हैं, उनको ही क्या किया है, वीवो ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आगे आपका 73वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। मैं आपको बता देता हूँ, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 52 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी जानते होंगे, अभी जल्दी में ही निकला है, 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ये टिक लगा के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सार्क का जो सदस्य है वो म्यांमार देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अब 76वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76वां जो क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसकी जो लक्षद्वीप है उसकी केंद्र शासित प्रदेश, उसकी भाषा क्या है? मलयालम जो है उसकी आधिकारिक भाषा है। 76 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 77वें क्वेश्चन की ओर। 77वां जो क्वेश्चन है, 77वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 77वां क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम कहाँ का है? ये तो सभी जानते होंगे, ओणम कहाँ पे होता है? ये देखिए आपको टिक लगा के हम दिखा देते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम कहाँ होता है? केरल में होता है। ये सभी को जानकारी होगी लगभग, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के जो नज़दीक है वो कौन सा है? बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। 78वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 79वें क्वेश्चन। 79वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये मैं बता देता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पर सही का टिक लगा सकते हैं आप, बी वाला ही इसका सही आंसर है। तो टिक लगा देते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया 79वें का? रविन्द्रनाथ टैगोर। 80वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। 80वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 81वें क्वेश्चन की ओर। 81वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको 81वां क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 81वां क्वेश्चन क्या है? आपको ये पैराग्राफ जो दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित 81 से 85 के उत्तर दे दिए। ये पैराग्राफ पढ़ना है, इस पैराग्राफ को सही से पढ़ के समझना होगा। इसी तरह का पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ से जो होंगे 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उन 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, ये पूरा इसका आंसर देना है। 78 वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ये पढ़ रहा हूँ। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल भी सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम वही कहा जाता है जबकि वह पूर्ण शांति और सुख रहा हो और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल से ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अब ये जो पैराग्राफ था ये पढ़ लिया। इस पैराग्राफ से क्या है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 5 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इसी में छिपे हुए हैं, वो आपको इसमें से ढूंढ कर सही टिक लगानी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 81वां, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति के लिए क्या आवश्यक है? अहिंसा और प्रेम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इस पैराग्राफ के अनुसार इसका ये आंसर है। 81 के बाद अब चलते हैं 82वें क्वेश्चन की। 82वां क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है।
किस द्वारा बनाया जा सकता है? ये देखिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा। 83वां क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं ये आपको बताने हैं। ये जो पैराग्राफ था इसको पढ़ के हमने देखा था। ये 83वां क्वेश्चन है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, इसके द्वारा क्या है? किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। अब 84वां क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। 84वां क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत जो शब्द है उसका उपयुक्त पर्याय क्या होगा? नितांत का मतलब क्या होगा? ये नितांत है, इसका आंसर ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से होगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सही टिक लगाना है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। अब एक पैराग्राफ और है। 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 86वें क्वेश्चन की ओर। 86वां क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न 86 से 90 के उत्तर दीजिए। मतलब 5 क्वेश्चन इससे भी आए हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्ण आविष्कारों से छूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग का कहलाता है। आज विज्ञान के पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, कृषक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्व सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रीतम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अंटालकर्गाओं में दृष्टिगत नहीं होते। प्रभुत्व वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में विगतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। आगे बढ़ लेते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर हम देंगे। अभी देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए, दृष्टिगत नहीं होते, प्रभुत्व वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। वस्तुतः विज्ञान इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणीगत का श्रोणमी बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह विविध प्रकार की सुविधाओं और संप्रदायों को स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयक्रंत और संसद नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है। ऊष्मा और शीतलता दिए, बटन दबाकर किसी भी कार्य करने को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दुनिया बहुत कम हो गई हैं। समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके एवं अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों में के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और ज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि विज्ञान की समग्र देन को सृजनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो 86वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया गया है कि उसे मुक्ति मिलती है। कैसे? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राचीन संस्कृति परंपराओं से भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी, इसका जो सही आंसर होगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणाओं से, मतलब जो भ्रम थे, जो समस्याएं थी, उनसे क्या हुआ है? हमें मुक्ति मिली है। 87वां क्वेश्चन है, विश्व के परिवार व्रत लगने का मुख्य कारण क्या है? विश्व के परिवार व्रत लगने का मुख्य कारण क्या है? 87वां क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ये देखिए, चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा साफ नहीं, हटा देता हूँ। विश्व प्रभुत्व के भावना का विकास, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विज्ञान की गतिशील यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास। ये क्या है? विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास, इसका जो सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ये आंसर इसका मुझे डाउट लग रहा है, मैं एक बार फिर से चेक करूँगा। इसका जो आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास, इसका सही आंसर है वो डी वाला है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है।
हस्तमलक जो शब्द है इसका मतलब क्या है इसे समझाना है स्पष्ट। और 88वां क्वेश्चन था हस्तमलक शब्द से प्रिय है स्पष्ट और अनायास बोध गया, इसका आंसर हो गया। अब 89 वाला जो क्वेश्चन है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, उस जो पैराग्राफ पढ़ा था उसके अनुसार इसका आंसर हमको सर्च करना है। इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब 90वां क्वेश्चन है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ये वाला इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं। 10 क्वेश्चन वो भी मैं आपको पूरे कंप्लीट करा देता हूँ। आज दूसरा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, जो इसके नेक्स्ट पेपर होगा सी ग्रेड सी वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। तो प्रश्न में ग्राफ में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो जो 7 छात्र हैं उनके ये अंकों का अनुपात है वो दर्शाया गया है। इस ग्राफ के अनुसार जो 5 क्वेश्चन हैं उन 5 के आंसर आपको देने होंगे। इसी तरह का आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 91 वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? अब इस पैराग्राफ में देखना होगा तो क्या है, किन छात्रों को मिले 1 2 3 6, इन छात्रों क्या है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। 92वां क्वेश्चन है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब इसमें आपको बताना है कि भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य की अंक प्रतिशत बढ़त कितनी है। वो आंकड़े जो हैं इसके पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त हैं। अब 93 वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। 93 वाला क्वेश्चन है इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? इसका अंतर आपको बताना है। ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सही वाला आंसर क्या होगा? ये जो अनुपात का अंतर है न्यूनतम वो है 1.20। अब 94 वाला जो क्वेश्चन है कक्षा 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। कक्षा 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। उसके इतिहास में अंक आपको बताने कितने हैं 75, मतलब 75 जो अंक हैं वो उसके हैं। अब आगे 94 वाला हो गया। अब 95 की तरफ चलते हैं। 95वां क्वेश्चन है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? मतलब भूगोल की जगह इतिहास में ज़्यादा, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक कितने ने प्राप्त किए हैं? 3 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अंक अर्जित किए हैं। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं वो भी ग्राफ से ही हैं। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो ये ग्राफ के अध्ययन करके इनके उत्तर देने हैं। ये देखिए 2014 15 13 14 का है, 14 15 का है, 15 16 का है, 16 17 का है, 17 18 का है, 18 19 का, 19 20 का, 20 21 का ये ग्राफ है। इस ग्राफ के अनुसार क्या करने हैं, ये जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं लास्ट के उनके उत्तर आप लोगों को देने हैं। तो चलिए दोस्तों इनके भी उत्तर दे देता हूँ मैं। ये देखिए ये पूरा ग्राफ है 80, सबसे टॉप पे क्या है 80 का ग्राफ है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर हम देंगे। ये देखिए 96वां जो क्वेश्चन है वो है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया? तो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया? वो बढ़ गया 22.2, मतलब 22.2 जो है वो बढ़ गया। अब 97वां क्वेश्चन है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, मतलब 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में जो सही है ये है 62.5 MT। अब 98वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 वाला जो क्वेश्चन है वह है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसकी जो घटत रही उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, ये वर्ष आपको बताना है। इस पैराग्राफ जो दिया गया है ग्राफ, इस ग्राफ के अनुसार बताना है। तो इसकी जो बढ़त है वो घटत क्या है 2018 से 19। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था कितने बटा था 3/4 था। अब लास्ट में क्वेश्चन है 100वां कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। जो कच्चे ऊन था उसका जो उत्पादन था
वो सब उसका उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, ये वर्ष आपको यहाँ पर बताना है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इसके हिसाब से भी आप अपना इसका आंसर देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का जो वर्ष था वो कौन सा था। ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में दूसरा पेपर बताया था, पहला पेपर भी मेरा इसी चैनल पर पड़ा हुआ है और ये दूसरा पेपर था। कल मैं इसका तीसरा पेपर भी अपलोड करूँगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सीख सकते हैं कि आपको कौन से जो प्रश्न हैं उनके उत्तर किस तरीके से देने, किस तरह से आपका पैटर्न आएगा। सारे के सारे क्वेश्चनों की तैयारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधित नोटिफिकेशन जो होता है, मैं सारे की ऑनलाइन पढ़ाई संबंधित सारी जानकारी की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से लेकर आता रहा हूँ। और पैट का जो पेपर है 15-16 में है, 15 तारीख से पहले ही सारे पेपर जो पिछले साल के हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इसीलिए मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोग वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।